हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैं आपके लिए विभिन्न प्रकार के सेल लाया था। उसमें से ही अब है आपका ईंधन सेल। यह एक महत्वपूर्ण सेल है। तो आपको जैसा चित्र में दिख रहा है, ये ईंधन सेल बना हुआ है। इसका इस तरह का डिज़ाइन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ईंधन सेल क्या होता है, ईंधन सेल की क्या खासियत होती है। तो यह एक ऐसा सेल होता है जिसमें ईंधन की दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यानी कि ईंधन की दहन ऊर्जा जो होती है, ईंधन की दहन ऊर्जा को हम सीधे से, इसकी जो दहन ऊर्जा होती है, हम उसको सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण इसके बहुत से लाभ होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ईंधन सेल जो इस समय है, उसको हम H2O2 सेल कहते हैं। तो H2O2 सेल जो है, ये सबसे अच्छा ईंधन सेल माना जाता है जिसको प्रयोग किया जाता है। तो इसके अतिरिक्त भी जैसे हम ईंधन के रूप में इसमें मेथेन का प्रयोग कर सकते हैं या मेथेनॉल का प्रयोग भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन की जगह पर हम मेथेन भी यूज कर सकते हैं या मेथेनॉल का यूज इसमें कर सकते हैं। तो बच्चों, थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाएंगे। इस सेल का जो सर्वप्रथम उपयोग किया गया था वो अपोलो अंतरिक्ष अभियान नासा के द्वारा जो चलाया गया था उसमें किया था। तो इस सेल की बहुत खासियत है, तो ये आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इस सेल के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसमें कैथोड किसका बना होता है और एनोड किसका बना होता है। तो बच्चों, ये एक सेल है जिसका डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ है। ये इस तरह का सेल होता है। इसमें एनोड और ये कैथोड होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि एनोड और जो कैथोड ये बने हुए हैं, ये बीच में जो ये आपको ये दिख रहे हैं, ये ग्रेफाइट की बने हुए होते हैं, जो छिद्र युक्त होते हैं, यानी कि जालीदार होते हैं। जिससे क्या होता है कि आसानी से यहाँ से कोई चीज़ अंदर जा सकती है और यहाँ से अंदर जा सकती है। और जो इसमें ये बीच में है, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ, यहाँ पर KOH भरा रहता है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। KOH का इसमें विद्युत अपघट्य लिया जाता है। तो बच्चों, इसमें एनोड के रूप में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, एनोड के रूप में H2 गैस का, और जो कैथोड है उसके रूप में यहाँ पर हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसको H2O2 सेल भी कहा जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि एनोड के रूप में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, ये हमें देखना है, हाइड्रोजन का, और कैथोड के रूप में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं ये देखना। और बीच में ग्रेफाइट की छिद्रयुक्त जाली लगी रहती है, जिससे कि आसानी से ऑक्सीजन अंदर जाए, आसानी से हाइड्रोजन अंदर प्रवेश करे। ठीक है। और यहाँ से एक ही रास्ता दिख रहा है, जब इनकी रिएक्शन होती है तो इसमें से H2O निकलती है, यानी कि इसमें से जल भी प्राप्त हो जाता है। अगर इसके जल का हमें उपयोग करना है तो आसानी से हम इस जल का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि इससे जल भी प्राप्त होता है, इसकी दक्षता बहुत अच्छी होती है, लंबे समय तक काम कर सकता है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है अपोलो अंतरिक्ष अभियान में भी किया गया था। तो बच्चों, अब हम आते हैं इसमें। अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें ये उत्प्रेरक निकिल का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें मिक्स होता है, जो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको एनोड कैथोड वाले जो ग्रेफाइट के बने हुए ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर जो होते हैं निकिल भी मिलाया जाता है, जो कि इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऑक्सीजन कैथोड के रूप में वर्क करती है और एनोड जो होता है वो हाइड्रोजन का बना होता है, और विद्युत अपघट्य पदार्थ KOH होता है। जब इसमें ये प्रवेश करते हैं अंदर और ये जाली से जा कर के अंदर जाते हैं, तो इसमें जो होता है क्षारीय माध्यम उत्पन्न हो जाता है, और क्षारीय माध्यम में ही इसके रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो मैं यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यानी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया होती हैं। जो कैथोड होता है, ऑक्सीजन का जो कैथोड है, तो जो कैथोड होता है तो इसमें अपचयन हो जाता है। तो अपचयन यानी कि ऑक्सीजन OH- आयनों में अपचयित हो जाती है। तो OH में अपचयित होती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर H2O ऐड करेंगे। H2O का एक मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, और एक मॉलिक्यूल ऐड करने पर ये बैलेंस नहीं होगी, तो इसमें हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 2H2O हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगी, तो 4 OH करेंगे, तो ऐसे करके ये हमारा पूरा बैलेंस हो जाएगा। साथ में यहाँ पर देखिए आप, 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 हो गए, इधर 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पर एक माइनस आयन है, तो इसलिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए। तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही एनोड की
H2 जो है वो ऑक्सीकृत होगा H2O में, H2O में ऑक्सीकृत होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर OH माइनस आयन जोड़ेंगे, उसको संतुलित कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 माइनस के हो गए, तो हम यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ले आते हैं। दोनों ओर बराबर इलेक्ट्रॉन है, इनको कैंसिल कर लेते हैं। अगर समग्र अभिक्रिया हम लिखते हैं तो O2 + 2H2O, O2 + 2H2 और टेंस टू 2H2O, यहाँ पर ये बन गया। ये इसकी पूरी रिएक्शन है, यानी कि जो समग्र अभिक्रिया उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस सेल का विभव 1.299 वोल्ट इसका विभव होता है। इसके बाद इस सेल के लाभ क्या हैं, इस सेल का हम क्यों प्रयोग करें, क्यों हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो नंबर 1, यह सेल प्रदूषण रहित होता है, इसमें किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है, जबकि अन्य सेलों से रसायन निकलते हैं तो उसके द्वारा पॉल्यूशन होता है। इसकी दक्षता उच्च होती है। दक्षता उच्च होती है मीन्स हम जो अन्य सेल होते हैं उससे केवल उसकी 40% एनर्जी का ही प्रयोग कर पाते हैं, इसमें हम 70% इसकी एनर्जी को यूज कर सकते हैं। और एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें लगातार वर्क करने की क्षमता होती है, लगातार ये कार्य कर सकने की क्षमता रखता है। तो ये था हमारा ईंधन सेल। यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा आता है संक्षारण, जिसे आप जानते होंगे, आपने सुना है। संक्षारण क्या होता है? धातुओं का वायुमंडल के संपर्क में धीरे धीरे अन्य अवांछित यौगिकों में बदलना, जैसे ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाना, जैसे सल्फाइड में परिवर्तित हो जाना, तो उसको हम कहते हैं संक्षारण। यानी कि जैसे लोहे में क्या होता है कि लोहे में ऑक्साइड बन जाती है, तो उसको हम लोहे में जंग लगना कहते हैं। ये इसके उदाहरण हैं। अगर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, धातुओं का या लोहे का वायु और नमी के संपर्क में आने पर जो जंग लगने की प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। धातुओं का वायुमंडल के संपर्क में धीरे धीरे अन्य अवांछित यौगिकों जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में परिवर्तन संक्षारण कहलाता है। तो संक्षारण का सबसे बेस्ट उदाहरण जो हम देखते हैं वो है जंग लगना। यहाँ पर जंग लगने की क्रियाविधि को आपको समझाना होगा इंटर में। तो लोहे में जंग लगना एक विद्युत रासायनिक क्रिया है, यानी कि यह पूरा एक सेल बन जाता है। यह क्या बन जाता है? एक पूरा सेल बन जाता है। तो सेल बनता है तो इसको हम इसी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसी प्रकार इसमें भी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जैसे हमारा धातु का टुकड़ा है, ये लोहे का टुकड़ा है हमारा आयरन का, ये Fe का टुकड़ा है, यहाँ पर नमी है। ये जो स्थान गोल गोल दिख रहा है यहाँ पर क्या है? नमी है। ये जल की बूंद यहाँ पर हम मान लेते हैं। काहे की बूंद है? जल की बूंद है, यानी कि जहाँ पर नमी होगी वहीं पर ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, अब जो एनोड वाला एक पोर्शन मान लेते हैं कि एक पोर्शन इसका कोई भी, ये पोर्शन यहाँ पर जब जल यहाँ पर एकत्र होता है तो वायुमंडल की ऑक्सीजन लेकर के जो आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पर भी और ऑक्सीडाइज होने के बाद जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसी धातु के द्वारा क्या करते हैं? गति करते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर Fe होता है, Fe ऑक्सीकृत हो जाता है Fe2+ में इस तरह से, और इसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ से ऑक्सीकृत हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन इसी धातु के द्वारा गति करते हुए इसके दूसरे सिरे पर पहुँचते हैं। इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे पर पहुँच जाते हैं। वो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर कैथोड का कार्य करता है। अब ऑक्सीजन जब कैथोड का कार्य करता है तो उसमें क्या होता है? वायुमंडल में, अब जैसे यहाँ पर ये जो धातु है ये अगर यहाँ पर क्या होती है कि धीरे धीरे गलने लगती है, तो यहाँ पर वायुमंडल में भी विभिन्न प्रकार की गैसें और एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पर CO2 के H+ आयन के आयन H+ आयन और CO2 आपस में एक एसिड बनाते हैं H2CO3। कहाँ बनाते हैं? वायुमंडल में। वायुमंडल में H2CO3 बनाते हैं, तो इससे H+ आयन इसको प्राप्त होते हैं। जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसको H+ आयन यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आपकी रिडक्शन की रिएक्शन होती है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है? अपचयन की अभिक्रिया होती है, यानी कि ये सिरा आपका कैथोड है। उन दोनों रिएक्शंस को मैं नीचे समझाऊंगा। एक बार और इसको समझ लीजिए पूरे इस डायग्राम को, फिर उसके बाद मेन आपको रिएक्शन ही समझनी है इसकी। तो सबसे पहले ये मैंने कहा कि धातु का टुकड़ा है। धातु के टुकड़े में जहाँ पर जल की बूंदें होती हैं उसका एक हिस्सा एनोड बन जाता है और एक हिस्सा उसका कैथोड बन जाता है। तो एनोड वाला जो हिस्सा है वो वायुमंडल के ऑक्सीजन से, वहाँ पर की जो आयरन है वो ऑक्सीकृत हो करके Fe2+ आयन बनाती है, यानी कि फेरस आयन में
चेंज हो जाता है, तो फेरस आयन बनाती है और इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज होते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से उत्पन्न हुए वो इलेक्ट्रॉन इस धातु के द्वारा इसके दूसरे सतह पर चले जाते हैं, यानी कि जल की बूंद के दूसरे सिरे पर चले जाते हैं, और वहाँ पर उपस्थित ऑक्सीजन उनको क्या करती है, ग्रहण करती है। तो ग्रहण करने के बाद जो हाइड्रोजन H+ आयन है, H+ आयन हमको कहाँ से प्राप्त होंगे, जो H2CO3, इससे यहाँ पर जो एक एसिड बन रहा है H2CO3, तो H2CO3 से जो H+ आयन होते हैं ये इन ऑक्सीजन को प्राप्त होते हैं, और इसके बाद इसका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन हो जाता है तो वहाँ पर जल बन जाता है। तो यानी कि एनोड इसमें आयरन एनोड का काम करता है, और जो कैथोड है वो ऑक्सीजन का, ये दोनों इलेक्ट्रोड बन जाते हैं। विद्युत अपघट्य CO2 और O2 युक्त जल की बूंदें, CO2 और O2 युक्त जल की बूंदें जो होती हैं धातु की सतह पर लगी रहती हैं, ये इस पर क्या करता है, विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। सेल अभिक्रिया को समझेंगे। एनोड पर जो Fe आयन है, यानी कि Fe धातु है, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के Fe2+ बनाती है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज करेगी, और इसका जो विभव होता है वो -0.44 होता है, यानी कि इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव ये आ जाता है। तो O2 है, फिर यहाँ से मैंने जैसा बताया कि हाइड्रोजन प्राप्त करेगा H2CO3 से, और यहाँ पर अपचयित हो जाता है, और 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आए थे उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और जल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 1.23 होता है। तो इस प्रकार इन दोनों रिएक्शन को यदि हम जोड़ देते हैं, 2Fe+O2 + 4H+, Fe2+ और 2H2O, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गए, बकाया हमने ऐड कर दिया, तो ये इसकी पूर्ण अभिक्रिया हो गई, और इसका जो सेल विभव आएगा 1.67 है। तो बच्चों अभी भी ये जंग नहीं बनी है, अभी सिर्फ यहाँ पर रिएक्शन हुई है। तो जंग बनने के लिए जो Fe2+ आयन वायुमंडल से, जो Fe2+ आयन रिलीज हुए थे, ये क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और अधिक ऑक्सीकृत होकर के Fe3+ आयन बनाते हैं, और Fe3+ आयन फिर जल योजित होकर के, यानी कि जल के अणु इसमें मिल जाते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो जंग का सूत्र जैसा कि हम जानते हैं Fe2O3 × XH2O, जितनी अधिक जल की मात्रा होगी उसी हिसाब से वहाँ पर जंग अधिक होगी। इसका रिएक्शन भी हम लिखते हैं 2Fe2+ + ½ O2 + 2H2O टेंस टू Fe2O3, ये यहाँ पर जंग बन गई है Fe2O3 प्लस ये फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर बन गया प्लस 4H प्लस ये हमको प्राप्त हो गया। तो ये थी संचारण की क्रियाविधि। संचारण की क्रियाविधि आप लोगों के कोर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आती है और सरल भी है। इसको आप लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।